हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिजिक्स का आज फर्स्ट लेक्चर, पहली यूनिट है हमारी स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला ही यूनिट हमारी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसमें अब हमारा बात आज चैप्टर क्या है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो 620 में ग्रीक के एक दार्शनिक थेल्स ने देखा कि अंबर के पदार्थ को ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े, तिनके, धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण पाया गया। तो हम विद्युत आवेश को कह सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं तथा उनका अनुभव होता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो हम चलिए लिखते हैं थोड़ा। स्थिर वैद्युतिकी, पहले इसकी परिभाषा लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, इसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर होता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये हमारी बात हो गई स्थिर वैद्युतिकी की। अब बात आती है विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है या अनुभव होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश
किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है या अनुभव होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। इसके बाद सन 1750 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को क्रम से धनावेश और ऋण आवेश में नाम दिया। इन आवेशों को क्रम से धनावेश तथा ऋण आवेश नाम दिया। तो आवेश को, उनके अनुसार आवेश को दो प्रकार होते हैं। आवेश कितने प्रकार होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, नंबर दो ऋणावेश। नेगेटिव चार्ज। पहला है धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, तो उन्होंने बताया कि कोई भी सजातीय धनावेश हो, यानी जो आवेश हैं धनावेश और ऋणावेश, उसमें सजातीय आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कोई भी अगर दो आवेश हैं, एक धन का है और दूसरा भी धन का है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इनके बीच आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यानी कोई भी जितने भी आवेश हैं वो तो आवेश हमारे एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर दोनों समान यानी सजाती हैं, यानी समान प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ऐसा किसने बताया? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने ही दो भागों में बांटा। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। तो यहां तक हो गया होगा, तो हटाते हैं। इसके बाद आता है आवेश का संरक्षण। यहां अगर ले लिया जाए नेगेटिव नेगेटिव है तो भी प्रतिकर्षित होगा। यानी यहां बात है तो ये कहा जा सकता है कि अगर समान प्रकृति के धनात्मक धनात्मक है तो प्रतिकर्षित होता है, ऋणात्मक ऋणात्मक है तो प्रतिकर्षित होता है, ऋणात्मक धनात्मक आकर्षित होता है और धनात्मक ऋणात्मक भी आकर्षित होता है। चलिए अब बात आती है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है? संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। केवल आवेश का संरक्षण क्या कहता है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहां लिखते हैं आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है।
इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश का संरक्षण हो गया। आवेश का संरक्षण यहां तक समझ में आया? क्या है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः किसी विलगत निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। अतः किसी विलगित अतः हम कह सकते हैं किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, नियत रहता है। कैसे नियत रहता है चलिए देखते हैं। जैसे कोई एक पात्र ले लेते हैं, कोई विलगित निकाय है, तो हमारा ये ले लीजिए, इसमें कोई छोटी छोटी वस्तु हैं। एक पर आवेश है +3 कूलम, दूसरी पर है +4 कूलम और तीसरी पर है -5 कूलम ले लीजिए, -5 कूलम। हमने क्या किया, इसको इस तरीके से हिलाया और देखा, फिर इसको देखा तो इसमें दो आवेश हमें पता है कि एक आवेश है, एक वस्तु पर आवेश हो गया यहाँ +4 कूलम और दूसरी पर आवेश हो गया +5 कूलम। तो यहाँ पर कितना रहेगा, क्या बताया गया? अतः किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। कुल आवेश नियत रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर आवेश कितना है, 3 और 4 धनात्मक है और 5 ऋणात्मक है, 3 और 4 7, 7 में से 5 गए, यानी हम कह सकते हैं Q1 + Q2 + Q3 = Q1 + Q2 + Q3। यहाँ पर हमारा हुआ 3 +3 और +4 और -5, तो ये कितना हुआ 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ +4 दिए हुए हैं और +5 दिए हुए हैं, -Q3 पूछ रहे हैं, तो हमारा Q3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हुआ 5 और 4 9, तो -Q3। अब हम Q3 निकालेंगे अगर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जो इधर आएगा तो -7 कूलम, यहाँ से निकालेंगे तो -7 कूलम हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 में से 7 गए 2 बचे, और यहाँ 3 और 4 7, 7 में से 5 गए 2 बचे, तो बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय में जो आवेश होता है वो नियत रहता है, कुल आवेश कैसा रहता है, नियत रहता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी आवेशित वस्तु पर एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे
मूल आवेश कहते हैं। यानी किसी आवेशित वस्तु पर एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। यानी ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश निश्चित न्यूनतम आवेश, क्या लिखा, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। आवेश का पूर्ण गुणक होता है, इसे मूल आवेश कहते हैं। इसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते 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 हैं। यहां क्या कहा गया है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, इसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो आवेशों का क्वांटीकरण होता है वो किसी आवेशित वस्तु पर वह न्यूनतम आवेश का गुणक होता है जिसका मतलब सबसे, हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटी इकाई, यानी इससे छोटा कोई आवेश हो नहीं सकता, उसका पूर्णतः गुणक होता है। जैसे हम ले लें, अगर यहां पर प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e डॉट डॉट डॉट, यानी E है जो हमें क्या कहा है कि मूल आवेश, और उसको नाम दिया हमने E दिया है, तो E हो गया, उसका पूर्ण गुणक होना चाहिए। तो पूर्ण गुणक का मतलब है कि 2e 3e, ये नहीं है कि 1/2e लगा दे, 1/2 2/3e, इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन होता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, Q इक्वल टू, इसे क्या कह सकते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां N इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 एंड E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 और कूलाम, माइनस के 19 कूलाम। अब यहां जो E है, E को नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन, और हालांकि यह है कि इलेक्ट्रॉन है, इससे छोटे भी आवेश खोजा जा चुका है कि एक 1964 में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वार्क नाम का एक पदार्थ खोजा था जिसका आवेश लगभग प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3 पाया गया। लेकिन ये जो होता है ये डिपेंड होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको मान्यता दी गई और इसको मान्यता नहीं दी गई। तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा आवेश का संरक्षण। अब बात आती है आपकी आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का क्या प्रभाव होता है, तो किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसको बिगाड़ें उसके बाद चलते हैं। आवेश पर वेग का प्रभाव, तो देखते हैं आवेश पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है।
आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव क्या होता है? किसी वस्तु यानी किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, क्या लिखा है? आवेश पर वेग का प्रभाव, यानी किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी क्या लिखें? किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु स्थिर हो या तीव्र वेग से आवेश समान रहता है। अतः कोई वस्तु स्थिर हो या तीव्र वेग से आवेश स्थिर रहता है। आवेश स्थिर रहता है। तो आवेश पर वेग का क्या प्रभाव होता है? आवेश यानी किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु तीव्र गति से हो, चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो, आवेश हमेशा स्थिर ही रहता है। तो अब चलिए बात करते हैं, आवेश पर वेग का प्रभाव हो गया। आवेशन की कुछ विधियों के बारे में बात करते हैं। आवेशन की विधियां। तो पहली विधि है आपकी चालन विधि। चालन विधि। तो आवेशन की विधियां क्या है? आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। तो पहली विधि है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है कि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु की सतह से संपर्क यानी स्पर्श कराएं या संपर्क कराते हैं तो अनावेशित वस्तु पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु है आपकी, एक ये वस्तु है, आवेशित वस्तु है, इस पर कोई प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, और एक अनावेशित वस्तु है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इन दोनों को जब हम स्पर्श कराएंगे, एक दूसरे को स्पर्श कराते हैं, तो इन दोनों को स्पर्श कराएंगे और कुछ समय बाद इसको अलग अलग करते हैं, तो दोनों वस्तुओं पर प्लस Q/2 और प्लस Q/2 चार्ज हो जाएगा। इस विधि को हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। यानी कोई भी वस्तु दी है, एक आवेशित वस्तु दी है जिस पर प्लस क्यू चार्ज दिया है, एक अनावेशित वस्तु दी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों को स्पर्श कराते हैं और स्पर्श कराने के बाद एक दूसरे को अलग करते हैं, तो दोनों पर समान अवस्था में चार्ज हो जाता है। क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? हमारा आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः किसी विलगत निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। तो हमारा कुल आवेश कितना था? Q था। तो इसको हमने जब स्पर्श कराया तो आपस में बट गया, एक वस्तु से दूसरी पर स्थानांतरित हो गया, तो ये Q/2 हो गया। जैसे मान लीजिए इस पर कोई वस्तु दी है, इस पर +6 कूलाम आवेश है, तो दूसरी वस्तु है इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसको आवेश कितना हो जाएगा? +3 कूलाम और +3 कूलाम। इतना आवेश हो जाएगा, +3 कूलाम और +3 कूलाम। तो हमारा ये क्या हो गया? चालन द्वारा आवेशन। पहली विधि हो गई। नंबर दूसरी है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? दूसरी विधि आपकी है क्या? नंबर 2,
घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? यदि किन्हीं दो उपयुक्त पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों पर परस्पर रगड़ा जाता है, अनुकूल परिस्थितियों पर परस्पर रगड़ा जाता है, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यानी क्या कहा? यदि किन्हीं दो वस्तुओं को, यानी किन्हीं दो पदार्थों को या वस्तुओं को अनुकूल परिस्थितियों में आपस में रगड़ा जाता है, यानी परस्पर रगड़ा जाता है, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यह जो आवेशन की विधि होती है, ये कौन सी कहलाती है? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब हुआ कि एक दूसरे कोई भी वस्तु है उस पर रगड़ते हैं, और रगड़ने पर कोई भी इनके बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो सीधी सी बात है कि दोनों वस्तुएं आपस में कैसी होंगी? आवेशित हो जाती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरी विधि है हमारी, तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन होता है कि कोई भी वस्तु है, कैसे चार्ज करेंगे हम? तो कोई दो वस्तु ले लेते हैं हम, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये दी, इन पे पूरे पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यानी ये अनावेशित वस्तु है। तो अनावेशित वस्तु का मतलब है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं इन पर। तो हम क्या करते हैं, एक कोई स्टिक लीजिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ एक ली कोई छड़ ले लो जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, पूरे पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो हम इसको, छड़ को जब इस गोले के पास ले जाएंगे जिसमें आवेश दिया हुआ है, तो यहाँ गोले के पास ले जाएंगे और ये गोला एक दूसरे के पास यहाँ पर रखा हुआ है। तो जब हम इसको इसके पास ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये इस सतह पर ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा, और धनात्मक चार्ज होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? इस सतह पर आ जाएगा, इस सतह पर धनात्मक चार्ज आ जाएगा। फिर हम क्या करें, कुछ समय पश्चात इसको हटाते हैं और इन दोनों गोलों को अलग अलग कर देते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये पूरे में वितरित हो जाएगा, ये चार्ज क्या हो जाएगा? पूरे में वितरित हो जाएगा। तो ये और ये जो चार्ज होगा ये पूरे में धनात्मक वितरित हो जाएगा। तो ये गोला जो होगा जिस पर धनावेश होगा तो ये धनावेशित कहलाएगा, धनावेशित, और ये ऋणावेशित, यानी दोनों गोले जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। तो ये ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित, दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, इसके पश्चात, इसके बाद आती है कूलाम का नियम। किसका नाम आती है? तो ये आवेशन की विधियां समझ चुके होंगे, तो इसको बिगाड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कूलाम का नियम। अब हमारे कौन आए? कूलाम, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका। जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक कूलाम काम में आएंगे, इनको ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं कूलाम का नियम। किसका नियम है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार क्या है? किन्हीं
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलम ने बताया कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल वैद्युत बल आवेशों के परिमाण वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है कि मान लीजिए एक बिंदु आवेश Q1 ये है और एक बिंदु आवेश Q2 ये है, जिसके बीच की दूरी हमारी कितनी है R, जिसके बीच की दूरी R है। ये भी पॉजिटिव ले लीजिए, ये भी पॉजिटिव ले लेते हैं। दोनों पॉजिटिव लेंगे तो हमारा क्या करेगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। प्रतिकर्षण बल होगा यानी वैद्युत बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। दोनों एक दूसरे को, दिशा कैसी हो जाएगी, इसकी दिशा इधर होगी और इसकी दिशा इधर हो जाएगी। ये F12 हो जाएगा और ये F21 हो जाएगा। हमें बताया गया है कि दोनों के जब बल होते हैं, जो दोनों अगर समान प्रकृति के, वो समान परिमाण के हैं और समान प्रकृति के बल हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो बल दोनों का समान होगा। अगर दोनों का बल समान है तो इसका मतलब क्या है, बल तो दोनों का समान होगा लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि क्या F12 इक्वल टू माइनस F21, ये लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे कूलम ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F, मान लो माना वैद्युत बल F तथा आवेश, स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, बीच की दूरी R है। तब क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल किसके होगा, आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल। आवेश कितना दिया है, Q1 और Q2 दिया है, तो Q1 इंटू Q2। यानी अगर आवेश बड़े बड़े आवेश होंगे, भारी मात्रा में आवेश होंगे, तो उनके बीच का जो बल होगा अधिक होगा। हल्के हल्के आवेश ले लीजिए तो बल बहुत कम होगा, इसलिए गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात कही है बीच की दूरी हमारी क्या है, R। बीच की दूरी क्या है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टे R², Q1 Q2 बट्टे R², या F इक्वल टू Q1 Q2 बट्टे F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²।
जहां जहां 1/4πε0 अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब यहां जगह नहीं बची, चलो ऊपर बिगाड़ते हैं। अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मान क्या होता है, यहां हम ऊपर बिगाड़ लेते हैं। अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मान अतः 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, बल तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। यहां तक कूलम का नियम इतना हो गया। यदि नीचे आगे एक और बात है, आगे और चलते हैं। यदि आवेशों के मध्य यदि आवेशों के बीच या आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है, अन्य माध्यम परावैद्युत के है, तब कार्यरत वैद्युत बल F इक्वल टू 1/4πε0 K × Q1 Q2 / R स्क्वायर न्यूटन। तो ये हो गया आपका कूलम का नियम। समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात, आगे चलते हैं। इसके बाद आज यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद कल इसके प्रश्न कराएंगे। थैंक यू।